हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। अगर आप एसएससी जेईई यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या इससे रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे जो वीडियोज़ के सीरीज़ हैं आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मशीन डिज़ाइन के बारे में, ये चौथा वीडियोज़ है, अपलोड हो चुका है, ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, तो आप उस तीनों वीडियो को देखना ना भूलें। काफ़ी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस हैं मशीन डिज़ाइन के बारे में हम सारा बेसिक उसमें क्लियर कर दिए हैं और क्वेश्चंस के साथ ही साथ हमने थ्योरी को भी क्लियर कर रखा है। तो हमारे साथ आप बने रहें। और आज का जो टॉपिक है आप जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल पे मशीन डिज़ाइन है, तो बिना किसी देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा और इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द टू थ्योरीज ऑफ फेल्योर। ठीक है, 2 थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, दैट आर सुटेबल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ फेल्योर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो ये जो 2 थ्योरी के बारे में ये पूछ रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो ब्रिटल मटेरियल का फेल्योर होता है तो वो 2 सुटेबल थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चंस में भी रिपीट हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 थ्योरी के बारे में यहाँ पे आप देखोगे कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कई ऑप्शंस ऐसे हैं जो ब्रिटल मटेरियल के लिए मैच करेंगे, बट यहाँ पे आप देखो कि लिखा हुआ है कि सूटेबल फॉर द। ठीक है ना, मतलब सूटेबल का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जो मस्ट मतलब कि ये जो 2 थ्योरी के बारे में जानना चाह रहा है वो है कि वो सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के लिए ही हैं, मतलब कि मैक्स टू मैक्स वो सेटिस्फाई कर देते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एक बार और डाल दिया ताकि ये चीज़ आपको याद रहे कि अगर आपको क्वेश्चंस में पूछ देता है या एग्जामिनेशन में ऐसा पूछता है कि ब्रिटल मटेरियल फेल्योर के बारे में, तब ऐसे ही किसी भी थ्योरी के बारे में ना मतलब कि टिक ना करें। तो यहाँ पे 2 ऐसी थ्योरी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के बारे में बात करती हैं या फिर जो ब्रिटल मटेरियल के रिगार्डिंग क्या होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती हैं। तो वो 2 थ्योरी है, एक मोहर्स और रैंकाइन थ्योरी है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चंस में जो बी है ये सही होगा। और ये क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। आप एग्ज़ाम हाउ के प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मशीन डिज़ाइन नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मशीन डिज़ाइन के रिवीजन्स के मैंने लगभग 1.5 या 2 घंटे के वीडियोज़ बना रखे हैं, उसको आप ज़रूर देख लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक पूरा शॉर्टकट या रिवीजन मैंने वहाँ पे करा रखा है, तो एक बार आप उसको देख लें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो देखिए आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चंस पे। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। और ये पूछना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ piston rod is 2000 mm square. It is subjected to a maximum load of 120 kilonewton. The stress acting on it megapascal is। देखो जब मेगापास्कल की बात करें तो आप लोड को किलो न्यूटन में ही रहने देना, इसको कोई चेंज मत करना। और जो आपका एरिया हो या फिर आपका लेंथ की जो डायमेंशंस हो उसको mm में रहने देना। तो इसी में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो जो आपको आंसर आएगा ना वो बिना किसी मतलब कि MPa में आता है, मेगा पास्कल में आता है, उसमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन से नहीं होता। तो अगर इस तरीके के यूनिट्स आते हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेंथ के या फिर एरिया का जो यूनिट है आप इसको mm स्क्वायर में रखना और उसके बाद से जो लोड है उसको किलो न्यूटन में रखना और सेम इसको क्या करना, फॉर्मूले में पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्ट्रेस की ये बात कर रहा है तो देखिए हम स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये काफ़ी वेल नोन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा कि स्ट्रेस, ठीक है मैं थोड़ा सा स्पष्ट रूप से लिखता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेस इक्वल टू, ठीक है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है कि लोड डिवाइडेड बाय आपका एरिया होता है। ये एरिया क्या होता है ना, इंस्टेंटेनियस एरिया नहीं होता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एरिया की हम कब बात करते हैं हम उसको आपको बाद में बताएंगे। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता है जब लोड डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब कि वो पूरा एरिया की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब लोड कितना दे रखा है, देखो हम क्या करेंगे कि लोड को हम 120
किलो न्यूटन को हम छोड़ देते हैं, हम इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको 120 में ही इसको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद से यहाँ पे लिखा है 2000 mm², ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2000, ठीक है, mm² में दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये कट नहीं रहा, तो इसको किलो न्यूटन को क्या करो, अब न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। बाकी अब कोई यूनिट में चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 10⁻³ को ये कट जाएगा आपका 2000 से, ये कटेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद से बचेगा क्या, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे ये 120 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स तो नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 मेगा पास्कल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हर छोटा सा न्यूमेरिकल है। मे बी अगर आपको क्वेश्चन का इसका आंसर अगर आपको पता चल गया तो आप इसको क्या करना है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी एम ए नहीं होगा, एम पी ए होगा, ठीक है, मेगा पास्कल हो जाएगा, ये मेगा पास्कल हो जाएगा। तो 60 मेगा पास्कल ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। और इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर, अब डी देखोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये सही होता है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, अगर आप इसको पहले से कर लिए हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लोड करेक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड इज टेकन एज यूनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये बात कर रहा है एंड्योरेंस लिमिट के बारे में बात कर रहा है। अगर आप एंड्योरेंस लिमिट के बारे में जानते हैं तो ये आपको पता होगा, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट की मैं आपको 3 टाइप्स के फॉर्मूले बता देता हूँ, जो आपको क्या होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, आपको वेल नोन पता होना चाहिए किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेक्शन फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा इंटू के बी इंटू के एस आर इंटू के एक्स जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एक का हम आपको बता देंगे इसका मतलब। ये देखो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे सिग्मा ई इंटू के ए इंटू के एस आर। अब के एस आर और के जेड तीनों फार्मूलों में ये क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे, के की जगह के ई हो जाए, के एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसे के एस कर लेना, इसे के जेड कर लेना, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे इसको के एस आर करो, के जेड नहीं होगा, यहाँ पे के एस जेड कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस तीनों फार्मूले को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम एक को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखो के ए का क्या मतलब होता है, ये होता है हमारा लोड करेक्शन, ठीक है, लोड करेक्शन फैक्टर फॉर रिवर्स एक्सियल लोड, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, एक्सियल लोड के लिए होता है, ठीक है, रिवर्स एक्सियल लोड। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.8 आती है, ठीक है। मतलब कि इसकी हम वैल्यू कितनी लेते हैं, 0.8 लेते हैं। सिमिलर हम के बी के लिए क्या करते हैं, के बी क्या होता है, ये भी आपका लोड करेक्शन फैक्टर होता है, बट ये क्या होता है, ये होता है कि रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए होता है, और इसी की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है, ठीक है। और एक थर्ड वन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, और इसको थर्ड वन क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड वन आपका ये आपका शेयर लोड के बारे में होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इसके बाद से, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इतना रहने देते हैं, और उसके बाद से हम आपको देखो इसको बारे में मैंने आपको बता दिया ना कि ये आपको क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस के बारे में, ये मतलब कि शेयर लोड के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है ना। तो आपको जानने की जो ज़रूरत है वो है के ए की वैल्यू आप जानो और के बी की वैल्यू जानो। तो के ए की जो वैल्यू होती है, के ए की वैल्यू कितना होता है, 0.08 होता है, और के बी की जो वैल्यू होती है वो आपका 1 होता है। और अगर चलो हम लगे हाथ आपको अगर के एस की वैल्यू भी बता दें तो वो देखो अलग अलग मटेरियल पे ये क्या करता है कि डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये 0.55 होता है किसके लिए, ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल के लिए, ये होता है 0.55 होता है आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए, और ये अप्रोक्स होता है 0.08 फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यू होती हैं इसकी। अब इसमें दो मटेरियल है, इस वजह से मैंने आपको नहीं बता रहा था, हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर अगर आप ढूंढना चाहो तो इसमें आपको मिल जाएगा
कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोड करेक्शन फैक्टर फॉर विच ऑफ लोडिंग इज टेकन एज यूनिटी। तो किस टाइप की लोडिंग के लिए जो लोड करेक्शन फैक्टर होता है हम यूनिटी लेते हैं, तो उसके लिए किसके लिए हम लेते हैं कि बेंडिंग लोड के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप अगर चेक करोगे तो आपको मिलेगा रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए लोड करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, रिवर्स एक्सियल लोड के लिए 0.8 होती है। टॉर्सनल लोड के लिए 2 तरह के होता है जो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे। एक्सियल लोडिंग की वैल्यू मतलब ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दे रखा है, तो ये आपको 2 चीज़ें मस्ट याद रखना है। तीसरा भी याद रखना आप के एस की वैल्यू, के एस क्या है आपका, यह है लोड करेक्शन फैक्टर। ठीक है, के एस क्या है, लोड करेक्शन फैक्टर पर रिवर्स टॉर्सनल या फिर आपको शेयर लोड के लिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या शेयर लोड में 2 तरह के, ब्रिटल मटेरियल के लिए होगा और एक होगा आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए 0.08 होता है, डक्टाइल मटेरियल का 0.55 होता है। आपको ये वैल्यू क्या करनी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसको बारे में आपको देखना होगा और थोड़ी सी आपको अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना होगा, फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि रेशियो पूछ रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, किसके लिए, स्टील के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हम आपको वैल्यू बता देते हैं कितना होता है। यील्ड स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ स्टील के लिए कितना होगी, 0.11 से 0.125 के बीच में ये वेरी करता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू फटीग लोडिंग द क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर इज। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि इसमें थोड़ी सी थ्योरी है। पहले तो हम फटीग के बारे में बात करें तो फटीग क्या कहते हैं। देखो फटीग किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन मटेरियल, ठीक है, व्हेन मटेरियल इज, अब मेरे साथ इसको रिपीट करते हैं या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है, सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस, ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस, इट फेल्स एट स्ट्रेस बिलो द यील्ड पॉइंट। ठीक है, बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। इस फेल्योर को क्या कहते हैं, फेल्योर ऑफ मटेरियल इज नोन एज फटीग। ठीक है, तो इस टाइप के फेल्योर को हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। अब ये आपका फटीग का डेफिनेशंस मैंने आपको बता दिए और एक महत्वपूर्ण या फिर आप इसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे फटीग लोडिंग की बात कर रहा है यहाँ पे या फिर फटीग स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ये क्या है ना कि ये डायरेक्टली रेफर करता है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जहाँ भी ये फटीग लोडिंग या फटीग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ये किससे रिलेटेड होता है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हेन अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू फटीग लोडिंग द क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर इज, इसको हम सीधा आप कह सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। कैसे कि जहाँ भी अगर फटीग लोडिंग की बात कर रहा है वहाँ पे क्या करता है, मतलब कि ये एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, या फिर अगर कहीं भी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये रेफर कर रहा है फटीग लोडिंग या फटीग स्ट्रेंथ के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन है और आप इसको किस तरीके से करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। आप खुद से इसे एक बार ट्राई करें, उसके बाद से आप मुझे बताएं इसका आंसर कितना होगा और उसके बाद से फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ सेकंड्स हैं, आप इसे तुरंत करें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसे ट्राई करें। चलिए, तो अगर हम इसमें बात करें यहाँ पे देखो परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब आपको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि जैसे जैसे ये लैंग्वेज में लिखा हम इसको क्या करते हैं कि एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात कर रहा है कि द मैक्सिमम ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 25% मोर देन द मीन टॉर्क। ठीक है, अब 25% मोर देन की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपको हो जाएगा कि 125 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, या फिर आप इसको कर सकते हो 125 किसके मोर देन की बात कर रहा है, मिनिमम टॉर्क की मोर देन की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो विच इज 6000 न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब कि
जो मीन टॉर्क है ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1.25 इंटू आप यहाँ पे कर लो 6000 मीन टॉर्क हो गया। तो अगर अब आपको क्या क्या पता चला, ये किस में आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा न्यूटन मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चल गया, यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चल गई कि मीन टॉर्क आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड कर लोगे, कितना आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा आपका 7500 न्यूटन मीटर। ये मैक्सिमम टॉर्क हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डायमीटर कितना होगा, इस शाफ्ट का डायमीटर कितना होगा, ठीक है। शाफ्ट की डायमीटर के बारे में ये बात कर रहा है। तो आप अगर मशीन डिजाइन इससे पहले कभी अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आपको पता होगा कि हम मैक्सिमम डायमीटर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमीटर के लिए क्या है कि एक फार्मूला है, छोटा सा एक फार्मूला है, और फार्मूला ये है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड दिक्कत आ रही है, हाँ अब सही है, ठीक है। तो हम फार्मूले के बारे में बात करें, तो आपको फार्मूला याद कैसे रखना है, आप सीधे याद रखो कि शियर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इफ द शाफ्ट काउंट विथस्टैंड 75 मेगापास्कल, ये शियर स्ट्रेस दे रखा है, ये क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है कि इससे ज़्यादा क्या होता है वो विथस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा 16T डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। तो आप इस फार्मूले को बस इस तरीके से याद करें, आपको किसी और फॉर्म में याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे याद करेंगे, टाउ इक्वल टू 16T डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब होता है। आप इसको ऐसे याद करें, टॉर्क के फॉर्म में याद करने की कुछ खास जरूरत नहीं कि टी इक्वल टू कितना होता है, नहीं, आप सीधे सीधे टाउ के बारे में याद करें कि टाउ इक्वल टू मतलब शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा 16T डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, ये शाफ्ट के बारे में, ठीक है। आप इस तरीके से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखो वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 75 मेगा पास्कल दे रखा है, ठीक है। तो 75 मेगा पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, 75 इंटू 10 की पावर 6, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे, उसके बाद से लिखेंगे 16 इंटू, अब यहाँ पे क्या है कि जब आपको यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे रखा है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना है, 7500 दे रखा है, न्यूटन मीटर है, और पाई और डी का क्यूब हमें क्या करना है, निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, डी क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 7500 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 75 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो कितने में आएगा, वो आपको आएगा, अगर आप इसका क्यूब रूट निकालते हो बाई यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आपको आएगी डी इक्वल टू 0.079 मीटर, ठीक है। इतना क्या आएगा मीटर में, बट यहाँ पे यूनिट में आप देखोगे कि सारा का सारा यहाँ पे मिलीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो मे बी जो अब 79 तो यहाँ पर दे नहीं रखा, तो ये किसके अप्रॉक्स आ जाएगा, अगर आप अप्रॉक्स वैल्यू लोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 80 mm, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80 mm आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सी ऑप्शन क्या दे रखा है, 80 mm दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये क्या है, या ये आपके लिए एक छोटा सा एक होमवर्क है, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आप होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। द इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एक इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ और एक सुपरफिशियल स्ट्रेंथ के बारे में दे रखा है, तो आप इसे खुद से स्टडी करोगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, एक सुपरफिशियल स्ट्रेंथ क्या होता है, और इसके बारे में कह रहे हैं आर द स्ट्रेंथ्स इन द क्वांटिटी, ठीक है। इनमें कौन कौन सी क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके लिए क्या है कि होमवर्क है, ये आप खुद से भी करेंगे, खुद से आप ट्राई करेंगे, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, बट आपको चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, मैक्स टू मैक्स आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो किसी तरीके के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।